हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन डॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसे आप अंग्रेज़ी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में बीए भी कहा जाता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वे हमारा टॉपिक कार्यशील पूंजी है। आज के वीडियो में कार्यशील पूंजी का अर्थ और व्याख्या पढ़ेंगे, कार्यशील पूंजी का विचार पढ़ेंगे, कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी उसके बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्यशील पूंजी के बारे में देखते हैं। कार्यशील पूंजी को अंग्रेज़ी में वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले उसका अर्थ और व्याख्या देखते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि सभी प्रकार के व्यवसाय में हमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हो तो उसके अंदर आपको स्थायी पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है और कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय के अंदर स्थायी संपत्ति होती है, जैसे कि ज़मीन, मकान, यंत्र इत्यादि। तो व्यवसाय में स्थायी संपत्ति क्रय करने के लिए हमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार व्यवसाय के अंदर जो व्यवसाय के दैनिक खर्च होते हैं, तो व्यवसाय के दैनिक खर्च चुकाने के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी सामान्य रूप से व्यवसाय की जो चालू संपत्तियां होती है, जैसे कि कच्चा माल, देनदार, लेनी हुंडी इत्यादि में निवेश की जाती है। कार्यशील पूंजी व्यवसाय में सतत चक्रीय रूप से घूमती रहती है, इसीलिए कार्यशील पूंजी को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। परीक्षा के अंदर 2 नंबर में कहीं कभार पूछा जाता है, कार्यशील पूंजी को व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक समझाना है। अब हम उसकी व्याख्या देखने का प्रयत्न करते हैं। लिंकन, डोरिस और स्टेवेंस के कथानुसार चालू संपत्तियों की उसके चालू दायित्वों की अपेक्षा वृद्धि यानी कि कार्यशील पूंजी। फिर से रिपीट करते हैं, चालू संपत्तियों की उसके चालू दायित्वों की अपेक्षा वृद्धि अर्थात कार्यशील पूंजी। जे.एस. मिल उनका मानना है कि चालू संपत्तियों का योग अर्थात व्यवसाय की कुल कार्यशील पूंजी। तो हमें जे.एस. मिल की जो व्याख्या है वो याद रखनी है, बहुत ही इजी है। चालू संपत्तियों का जो योग होता है उस योग को व्यवसाय की कुल कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अब हम कार्यशील पूंजी का विचार पढ़ने वाले हैं। कार्यशील पूंजी के 2 प्रकार हैं, कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। हम सबसे पहले कुल कार्यशील पूंजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय की चालू संपत्तियां, जैसे कि कच्चा माल और तैयार माल का स्टॉक, देनदार, लेनी हुंडी, अल्प समय की जामीनगिरियाँ, तो इत्यादि में कुल विनियोग का योग अर्थात कुल कार्यशील पूंजी। याद रखेंगे, व्यवसाय की चालू संपत्तियों में कुल विनियोग का योग
व्यवसाय की चालू संपत्तियों में कुल विनियोग का योग अर्थात कुल कार्यशील पूंजी। और ये भी याद न रहे तो बुक में जो दिया गया वही हमें याद रखना है कि व्यवसाय की जो चालू संपत्तियां होती है तो उस चालू संपत्तियों में जो विनियोग किया जाता है उस विनियोग का योग यानी कि कुल कार्यशील पूंजी। कुल कार्यशील पूंजी बराबर कुल चालू संपत्ति, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम शुद्ध कार्यशील पूंजी के बारे में देखते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी की बात करें तो शुद्ध कार्यशील पूंजी को अंग्रेज़ी में नेट वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाना यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी। रिपीट करेंगे, चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाना यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी। शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों चीज़ है, शुद्ध कार्यशील पूंजी की परिभाषा भी दी गई है और शुद्ध कार्यशील पूंजी का सूत्र भी दिया गया। परिभाषा तो याद है, चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व घटाना यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी। और सूत्र की बात करें तो शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व। शुद्ध कार्यशील पूंजी को भी हम दो भाग में बांटेंगे, आई थिंक सकारात्मक कार्यशील पूंजी और नकारात्मक कार्यशील पूंजी। सबसे पहले हम सकारात्मक कार्यशील पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। जब चालू दायित्व की तुलना में चालू संपत्ति अधिक हो तो उसे सकारात्मक कार्यशील पूंजी कहा जाता है। रिपीट करते हैं, जब चालू दायित्व की तुलना में चालू संपत्तियां अधिक हो तो उसे सकारात्मक कार्यशील पूंजी कहते हैं। और उसी प्रकार चालू संपत्तियों की तुलना में चालू दायित्व अधिक हो तो उसे नकारात्मक कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सकारात्मक कार्यशील पूंजी में चालू दायित्व की तुलना में चालू संपत्ति का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है, जबकि नकारात्मक कार्यशील पूंजी के अंदर चालू संपत्तियों की तुलना में चालू दायित्व हमें अधिक देखने को मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी, उन दोनों के बीच का अंतर। तो हम कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी का अंतर देखेंगे। सबसे पहले उनका हम अर्थ देखते हैं। तो कुल कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्तियां जैसे कि लेनी हुंडी, देनदार, अल्प समय की विक्रय पात्र जामीनगिरियां, बैंक शेष, नकद आदि का योग। तो याद रखना है कि चालू संपत्तियों का जो योग होता है उस चालू संपत्तियों के योग को कुल कार्यशील पूंजी कहा जाता है। और शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी चालू संपत्तियों में से आई थिंक चालू दायित्व घटाना, चालू संपत्तियों में से आई थिंक चालू दायित्व घटाना यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी। उसके बाद दूसरा मुद्दा है तरलता की स्थिति। तो कुल कार्यशील जो पूंजी है वे कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाता नहीं है, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी यह कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाने का काम करता है। तो दोनों में आपको याद रखना है, कुल कार्यशील पूंजी कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाता नहीं है, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी कंपनी की तरलता की स्थिति को दर्शाता है। तीसरा मुद्दा है वित्तीय स्थिति और मापदंड। कुल कार्यशील पूंजी कंपनी की सत्य वित्तीय परिस्थिति की जानकारी नहीं प्राप्त करता है, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी कंपनी की जो सत्य वित्तीय परिस्थिति की जानकारी होती है वो हमें मिलती है। तो कहने का मतलब कि कुल कार्यशील पूंजी के द्वारा कंपनी की वित्तीय परिस्थिति की जानकारी हमें मिलती नहीं है, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी के द्वारा कंपनी की जो वित्तीय परिस्थिति होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है कि कुल कार्यशील पूंजी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी जानकारी नहीं देता, जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी हमें कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसकी जानकारी हमें देता है।
उसके बाद आगे बात हम करें, कुल कार्यशील पूंजी में अगर चालू दायित्वों में वृद्धि होती है तो चालू दायित्वों में वृद्धि होने से कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि देखने को मिलती है। जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी के अंदर अगर चालू दायित्वों में वृद्धि होती है तो चालू दायित्वों में वृद्धि होने से शुद्ध कार्यशील पूंजी में भी कमी देखने को मिलती है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, चालू दायित्वों में वृद्धि कुल कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है और चालू दायित्व में वृद्धि कुल शुद्ध कार्यशील पूंजी में कमी करता है। इसके बाद हम कार्यशील पूंजी के लक्षण हम पढ़ने वाले हैं। तो कार्यशील पूंजी का पहला लक्षण है अल्प समय की पूंजी। कार्यशील पूंजी का जो समय होता है वो समय हमें शॉर्ट पीरियड होता है, अल्प समय के लिए हमें कार्यशील पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। ये उसका पहला लक्षण है कि अगर आपको अल्प समय के लिए पूंजी की ज़रूरत है तो हम कार्यशील पूंजी का सहारा लेते हैं। दूसरा है चालू संपत्तियों में निवेश। कार्यशील पूंजी में चालू संपत्तियों में निवेश किया जाता है, जैसे कि देनदार, लेनी हुंडी, अल्प समय की जामीन गिरिया, ये सब चालू संपत्तियां मानी जाएगी। तो कार्यशील पूंजी में चालू संपत्तियों की जो भी जामीन गिरिया होती है उन जामीन गिरियों में निवेश किया जाता है। तीसरा है तरलता। कार्यशील पूंजी का तीसरा लक्षण तरलता। तरलता यह कार्यशील पूंजी का आधारभूत लक्षण माना जाता है। सभी चालू संपत्तियां या तो जिसमें कार्यशील पूंजी नियोजित है उसका हम सरलता से रोकड़ में रूपांतरण करते हैं। तो कहने का मतलब कि कार्यशील पूंजी तरलता की स्थिति को दर्शाता है। जो भी चालू संपत्तियां होती है उसका हम आसानी से रोकड़ में हम रूपांतर कर सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब चालू संपत्तियों को बेचकर हमें ईज़िली हम नकद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे का मुद्दा है अल्प जोखिम। कार्यशील पूंजी में जोखिम का प्रमाण अल्प देखने को मिलता है। कार्यशील पूंजी व्यवसाय में भ्रमण करती रहती है, उसका समय अल्प होता है और उसे हम सरलता से नकद में रूपांतर कर सकते हैं। उसकी वजह से उसमें जोखिम का तत्व हमें बहुत ही अल्प देखने को मिलता है। तो ये भी फ्रेंड्स याद रखना है कि कार्यशील पूंजी में जोखिम का प्रमाण कम क्यों होता है, तो उसकी वजह पता होनी चाहिए। क्योंकि कार्यशील पूंजी व्यवसाय में भ्रमण करती रहती है, कार्यशील पूंजी की समय अवधि अल्प होती है और हम कार्यशील पूंजी को सरलता से नकद में रूपांतरण कर सकते हैं, इसलिए उसमें जोखिम का तत्व हमें अल्प देखने को मिलता है। उसके बाद है परिवर्तित होता स्वरूप। कार्यशील पूंजी का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप हमें परिवर्तित होता देखने को मिलता है। चालू संपत्तियों में कार्यशील पूंजी का विनियोग हुआ है तो उसका स्वरूप सतत परिवर्तित होता रहता है। तो कहने का मतलब कि अगर चालू संपत्तियों में हम कार्यशील पूंजी का निवेश करते हैं तो उसका स्वरूप बदलता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि कच्चा माल है तो हम कच्चे माल को अर्ध तैयार माल में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्ध तैयार माल को तैयार माल में परिवर्तित कर सकते हैं और तैयार माल को उधार विक्रय में परिवर्तित कर सकते हैं और उसे देनदारों में और नकद बिक्री में और उसे नकद में रूपांतर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि कार्यशील पूंजी का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है और उसको समझाने के लिए मैंने आपको कच्चा माल का एग्जांपल दिया कि कच्चे माल को हम अर्ध तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, अर्ध तैयार माल को हम तैयार माल में परिवर्तित करते हैं और तैयार माल जो होता है उसे हम उधार में विक्रय कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे देनदार को दे सकते हैं, उससे हमें नकद में बिक्री हो सकती है और इस प्रकार हम नकद में उसका रूपांतरण कर सकते हैं। उसके बाद है आगे का लक्षण दैनिक खर्च को चुकाने के लिए। कार्यशील पूंजी का उपयोग दैनिक खर्च को चुकाने के लिए किया जाता है।
व्यावसायिक इकाई के जो दैनिक खर्च होते हैं, उन दैनिक खर्चों के लिए कार्यशील पूंजी की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। दैनिक खर्चों की हम बात करें तो आई थिंक कर्मचारियों का आई थिंक वेतन चुकाना हो तो दैनिक आई थिंक वो भी उसमें आएगा, रूटीन में आएगा। उसके बाद कच्चा माल खरीदना हो तो भी रूटीन में आएगा। तो व्यवसाय के जो भी दैनिक खर्च होते हैं, उन दैनिक खर्चों को चुकाने के लिए हमें कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होती है। तो कार्यशील पूंजी का उपयोग दैनिक खर्चों को चुकाने के लिए किया जाता है। आगे का लक्षण है घिसाई नहीं गिनी जाती। कार्यशील पूंजी में घिसाई गिनी जाती नहीं है, क्योंकि कार्यशील पूंजी व्यवसाय में भ्रमण करती रहती है और उसका स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। तो उसकी वजह से हम घिसाई गिन सकते नहीं है। परीक्षा में पूछा जाए कि कार्यशील पूंजी में घिसाई नहीं गिनी जाती, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्यशील पूंजी यह व्यवसाय में सतत चक्रीय रूप से घूमती रहती है। उसका स्वरूप सतत बदलता रहता है, उसका समय अल्प होता है, उसमें आई थिंक तरलता का गुणधर्म होता है। तो उसकी वजह से हम घिसाई गिन सकते नहीं है। और लास्ट मुद्दा है व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप के अनुसार आवश्यकता। कार्यशील पूंजी की हमें जो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप के आधार पर होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार और स्वरूप पर डिपेंड होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यवसाय के अंदर उसकी मात्रा हमें अलग अलग देखने को मिलती है। जिस प्रकार का आपका व्यवसाय है, जिस प्रकार व्यवसाय का स्वरूप है, तो उसके हिसाब से व्यवसाय में हमें उसकी ज़रूरत देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमने आज का ये जो वीडियो था उसके अंदर कार्यशील पूंजी का टॉपिक देखा। कार्यशील पूंजी का हम सबसे पहले अर्थ देखे, उसके अंदर हमने एक सेंटेंस देखा कि कार्यशील पूंजी व्यवसाय में सतत चक्रीय रूप से घूमती रहती है, उसको समझाने का प्रयत्न किया। उसके बाद कार्यशील पूंजी की हमने व्याख्याएं देखी, जो भी संचालन शास्त्री है उनके द्वारा जो भी व्याख्या दी गई वो देखी। उसके बाद हमने कार्यशील पूंजी के 2 प्रकारों की हमने जानकारी प्राप्त की, कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी। कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं उसके बारे में देखा। कुल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसकी जानकारी प्राप्त की। और लास्ट में हमने कार्यशील पूंजी के जो लक्षण है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके कोई भी आई थिंक प्रश्न है, सुझाव है, सलाह है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आगे के वीडियोस के अंदर हम नया टॉपिक कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, धन्यवाद, अस्तु।